नमस्कार दोस्तों। आज है 4 जनवरी और जो आज के करंट अफेयर टॉपिक रहेंगे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। जहाँ पे हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, K9 वज्र के बारे में। ये एक हाउजियर गन है जो कि यहाँ पे हमारे एक टैंक के ऊपर जो लगी हुई है, तो इसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कंसर्न ऑफ NCW, साथ ही साथ स्पीयर फिशिंग के बारे में पढ़ेंगे और जो रुपीज़ का क्या परफॉर्मेंस रहा है 2022 के अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स अभी आज की क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। तो जो अभी आपने वीडियो देखी वो थी K9 वज्र की, ठीक है, जो कि अटैक पोजीशन में जहाँ से फायर कर रहा था। और ये फायरिंग के टाइम पे क्या है ना, इट इज़ अ शॉर्ट गन फॉर फायरिंग द सेल्स ऑन अ हाई ट्राजेक्ट्री एट वेरी लो वेलोसिटी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी 100 और ऐसी गन्स का ऑर्डर दिया है, ठीक है। पहले भी 100 हमको डिलीवर हो चुकी है अब आर्मी को 2021 तक। K9 वज्र एक 155 mm की 52 कैलिबर की ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्जर गन है, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर बनाई जाती है किसके द्वारा, LNT के द्वारा, लार्सन एंड टर्बो। लेकिन जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो साउथ कोरिया से हमने इंडिया के अंदर ट्रांसफ़र की गई है, ठीक है। साउथ कोरिया के अंदर इसको कौन मैन्युफैक्चर करता था, कौन बनाता था, हानवा डिफेंस, जो कि बेस्ड है K9 थंडर के ऊपर। K9 थंडर का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा पूरा ऑल वेल्डेड स्टील आर्मर से बना हुआ है। K9 गन हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द बाई ग्लोबल प्रोग्राम। तो ये बाई ग्लोबल प्रोग्राम के अंडर में बनाई गई थी, डेवलप की गई थी, जो कि प्रोग्राम हुआ था इंडिया के अंदर DPP, यानी कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, जहाँ पे फॉरेन्स कंपनीज़ को भी अलाउ किया गया था पार्टिसिपेट करने को। K9 वज्र मेनली ब्रोड इंडिया में यूज़ करी गई थी डेजर्ट्स के लिए, कि जितने भी ये डेजर्ट एरिया है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाए। लेकिन रिसेंटली जो इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ हुआ था, जो अभी प्रॉब्लम्स हुई थी वहाँ पे, इश्यूज क्रिएट हुए थे, उसकी वजह से इसको डिप्लॉय कर दिया गया माउंटेन्स के अंदर भी। और वो माउंटेन्स के अंदर वहाँ पे क्या है ना, बर्फ़ वगैरह, आइस वगैरह ज़्यादा पड़ती है, स्नोफॉल ज़्यादा होती है, तो इसके साथ साथ एक विंटराइजेशन किट भी साथ में डिप्लॉय की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेंस, और इनका कुछ कंसर्न है तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा टॉपिक है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस ने हर एक स्टेट्स को ये इंश्योर करा है, मतलब इंश्योरिटी के साथ बोला है कि भाई आपको इम्प्लीमेंट करना है जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, उसके लॉज हैं, उनको अच्छे से हर एक सेक्टर के अंदर आप क्या करो, इम्प्लीमेंट करो, ताकि जो वुमेंस के साथ जितने भी अत्याचार होते हैं उनको रोका जा सके। अगर NCW की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो इनको करीबन 31,000 कंप्लेंट्स इशू हुई रिसीव हुई थी 2022 के अंदर, जो कि 2013-14 के बाद में देखें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और NCW क्या है ना, कंसर्न अपना एक्सप्रेस कर रही थी कि भाई वुमेंस के साथ है ना सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोचिंग सेंटर्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, और जो वेरियस जितने भी अलग अलग ऑफिसेज हैं, वर्क प्लेस हैं, वहाँ पे इनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार होता है, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे इश्यूज होते हैं। उस वजह से क्या है ना, एक केस आया था, काफ़ी फेमस केस था 1997 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी, जो कि केस था विशाखा और अदर्स का वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। वहाँ पे कहा गया था विशाखा गाइडलाइंस का, और उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा है ना, NCW की जो ये जितनी भी एक्ट थी, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट या फिर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, ये पूरी की पूरी इसकी गाइडलाइंस इसी जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। और जबकि बात करें जितने भी केसेस थे 31,000, है ना, उसमें से 54.5% जो केसेस आए हैं उत्तर प्रदेश दिल्ली से रिकॉर्ड हुए हैं, जहाँ पे 3,004 केसेस कंप्लेंट्स आई हैं।
महाराष्ट्र के अंदर 1381, बिहार के अंदर 1368 और हरियाणा के अंदर 1362 केसेस ऐसे इशू हुए हैं। क्राइम की बात करें तो क्या-क्या क्राइम्स होते हैं वुमेन्स के खिलाफ में, तो उसके अंदर क्या डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, हरासमेंट हो गया, जो मैरिड वुमेन्स होती हैं उनके साथ में डाउरी को लेके, फिर सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है वर्क प्लेस के ऊपर, फिर रेप और अटेम्प्ट टू रेप केसेस होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो कि वायलेंस है ना वुमेन्स के खिलाफ होते हैं, इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए ये जो पूरी एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 लेके आए थे। इसका बैकग्राउंड अभी हमने देख लिया, मैकेनिज़्म का हमको पता ही है कि ये क्या काम करती है। इसमें सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि कोई भी ऑफिस हो, ठीक है? कोई भी ऑफिस हो जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हों, वहाँ पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए और उस कमेटी को पावर रहेंगी सिविल कोर्ट्स की। अगर उनके पास सेक्सुअल हरासमेंट का कोई केस आता है अपने ऑफिस से रिलेटेड, तो वो पूरी कमेटी के पास एविडेंस को गैदर करने के लिए सिविल कोर्ट की जितनी भी पावर्स होती हैं, सारी की सारी उनके साथ रहेंगी और उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी इंक्वायरी को इनिशिएट कर सकते हैं। पैनल प्रोविज़न की बात करें तो अगर इन कमिटीज़ को आपने गठित नहीं किया, तो आपके खिलाफ क्या है ना पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं, या फिर भी नहीं किया तो हायर पेनल्टी लग सकती है और साथ ही साथ जो आपका लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन है अपने आपके बिजनेस का, उसको भी कैंसिल कर दिया जा सकता है। अब देखते हैं जो बैकग्राउंड है और मैंडेट है एनसीडब्ल्यू का, वो क्या है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, इसको 1990 के अंदर लागू किया गया था एज ए स्टैचूटरी बॉडी। एज ए स्टैचूटरी बॉडी तो इसको जनवरी 1952 के अंदर स्टार्ट कर दिया गया था। जो पहली कमीशन गठित कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 की, 92 के अंदर। जो उसकी चेयरमैन उस टाइम पे कौन रही थी? मिसिस जयंती पटनायक। कमीशन के अंदर एक चेयरपर्सन होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, साथ ही साथ 5 अदर मेंबर्स होते हैं और जो चेयरपर्सन है उसको कौन नॉमिनेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। मैंडेट का हमने पता ही कर लिया कि वुमेन्स के लिए जो भी इक्वलिटी राइट्स हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन हर एक स्फीयर में, तो उसको इक्वली लागू किया जाए। इसके फंक्शंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड के लिए काम करती है, उसको रिव्यू करते हैं। तो रिकमेंड करती है कि लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए जाएं और गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हो वो सारी वुमेंस को मद्देनज़र रखते हुए देखी जाएं। और जो भी गवर्नमेंट के जितने भी लॉ वगैरह हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि डोरी प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक 1994 हो गया, आईपीसी 1860 के अंदर जितने भी वुमेन रिलेटेड जो केसेस जितने भी लॉ वगैरह हैं, जितने भी एक्ट हैं, तो उनको भी क्या है ना ये रिव्यू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 14, जिसके अंदर क्या है कि नो डिस्क्रिमिनेशन राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, जहाँ पे चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वुमेन हो चाहे आदमी हो, सबको एक समान अधिकार से समान अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं हमको, ठीक है। और आर्टिकल 15 का एक क्लोज के अंदर क्या कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी बेसिस ऑन द जेंडर, की भाई वो मेल है फीमेल है। फिर 15 का 3 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजंस बनाएगी किसके फेवर में? वुमेन्स के फेवर में। फिर बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आर्टिकल 51 ए क्या कहता है कि हमको ऐसी कोई भी प्रैक्टिस, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे जो डिग्निटी है ना वुमेन की, उसको क्षति पहुँचे या उसको किसी भी तरह की हानि पहुँचे। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की। उसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ जाती है 2005 की, फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आ जाती है 1961 की, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, एक्ट आ जाती है 2013 की। फिर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पोस्को एक्ट आ जाती है 2012 की। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर स्कीम्स की, जिसके अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, वन स्टॉप सेंटर स्कीम आ गई, उज्ज्वला आ गई, सुधार गृह आ गई, नारी शक्ति पुरस्कार, महिला पुलिस वॉलंटियर, महिला शक्ति केंद्र या फिर निर्भया फंड। ये गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम है जो महिलाओं को लेके स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रुपये ने कैसा परफॉर्म किया 2022 के अंदर। तो यू रुपीज़ की हालत तो काफ़ी ख़राब रही थी, हमको भी पता है 2022 के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे क्या है ना काफ़ी मंदी चल रही थी मार्केट्स के अंदर। साथ ही साथ रसिया और यूक्रेन की वार भी चल पड़ी थी, लड़ाई हो गई थी। उस वजह से
जो हमारा इंडियन रुपये है वो डेप्रिसिएट कर गया था 10% अगेंस्ट यूएस डॉलर। यानी कि यूएस डॉलर के मुकाबले 10% हमारा जो पैसा है वो कमज़ोर हो गया था। अब बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, है ना? देखो, सबसे लाइफ टाइम में आज तक इतना हमारा रुपए कभी नहीं गिरा था जितना अब तक गिर चुका था। करीबन 83.2 पर चला गया था $1 के मुकाबले, यानी कि $1 में हमें कितने रुपए देने पड़ते थे? 83.2 रुपीज़। और जो बात करें दूसरी दूसरे ये जो अलग-अलग कंट्रीज़ की करेंसीज़ की, तो उनके मुकाबले इंडिया का जो रुपया है वो सबसे ज़्यादा गिरा था। लेकिन जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने फिर इंटरवीन किया और जो फॉरेक्स मार्केट है, उसको डिफेंड करने इंडिया को डिफेंड करने के लिए, इंडियन रूपी को डिफेंड करने के लिए अपने फॉरेक्स रिज़र्व को कम किया, ठीक है? करीबन 70 बिलियन कम कर दिया था। तो हमने क्या किया ना कि भाई 70 बिलियन डॉलर्स को हमने मार्केट में उतार दिया। उससे क्या हुआ, मार्केट के अंदर ज़्यादा क्या हो गया, डॉलर आ गया और रुपये की कमी हो गई। तो लोगों को रुपीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो उनको क्या करना पड़ा, क्या करने लग गए वो, डॉलर देके गवर्नमेंट से क्या रुपये खरीदने लग गए, है ना? उससे रुपीज़ की डिमांड बढ़ गई, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके फिर रेट है ना हाई जाने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब रुपीज़ वापस से स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया। व्हाट आर द रीजंस फॉर द कैपिटल आउटफ्लो, कि भारत से जो ये डॉलर का है ना, ये आउटफ्लो होने के रीज़न क्या हैं? सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि यूनाइटेड स्टेट का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया था करीबन 425 बीपीएस 2022 के अंदर, ताकि उनके देश के में अंदर जो क्या आ रही थी ना, मंदी आ रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इन्होंने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो लोगों ने डॉलर अपने बैंक में डालने स्टार्ट कर दिए। उससे क्या है, जितने भी मार्केट के अंदर, हमारी इंडिया की मार्केट के अंदर जितना भी डॉलर था, जो इन्वेस्टमेंट हो रखी थी, है ना? जो एफडीआई वगैरह हो रखी थी, या स्टॉक मार्केट के अंदर जिन्होंने पैसा डाल रखा था, उन्होंने अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया और उससे है ना रुपीज़ के ऊपर प्रेशर बढ़ गया और हमारा रुपीज़ फिर से काफ़ी ख़राब परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। करीबन 1.2 लाख करोड़ को स्टॉक मार्केट से निकाला गया। फिर 16,682 करोड़ को स्टॉक कहाँ से, जो डेब्ट मार्केट था वहाँ से निकाला गया, जिससे रुपीज़ और बेकार होता गया, है ना? यही एक रीज़न था जिसकी वजह से कैपिटल आउटफ्लो हो रहा था इंडिया से। अब बात करते हैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन किसी भी करेंसी का। तो डेप्रिसिएट होना कि भाई किसी दूसरी करेंसी के मुकाबले किसी एक देश की करेंसी का कमज़ोर हो जाना। यानी कि मान लो पहले इंडिया का जो करेंसी थी कितनी थी, मान लो कि 70 रुपये में $1 मिलता था, ठीक है? और रिसेंटली कितनी हो गई थी, 83 रुपये में $1। तो हमारा जो रुपीज़ है वो कितना डेप्रिसिएट हो गया था, 13 रुपये डेप्रिसिएट हो गया था, ठीक है? 83 में से 70 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। तो 13 रुपीज़ हमको ज़्यादा पे करने पड़ रहे थे $1 को खरीदने के लिए। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन की क्या बात हो गई, अब मान लो देखो, अभी 83 में $1 मिल रहा है, अब मान लो क्या है ना, थोड़े दिन के बाद में 70 रुपये में हमको $1 मिल रहा है, मतलब हमको अब कम पैसे देने पड़ गए $1 के लिए। अब हमारी करेंसी एप्रिसिएट हो गई, मतलब स्ट्रॉन्ग हो गई। तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। अब डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन हमने पढ़ लिया। डिवैल्यूएशन क्या होता है? अब मान लो कि मार्केट है ना काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है? हमको किसी के साथ बिज़नेस करना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारी करेंसी की एक वैल्यू फ़िक्स कर देंगे कि भाई जो है ना $1 के अंदर हम आपको ₹80 का ही वैल्यूएशन दे पाएँगे। चाहे मार्केट अब 85 पे जाए या 75 पे जाए, हम आपको 80 ही करेंगे। तो ये हमने क्या कर दी, हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन कर दी। तो इस चीज़ को बोलते हैं डिवैल्यूएशन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा साइबर क्रिमिनल्स आर फिशर्स ऑफ मैन, यानी कि एक तो फिशिंग होती है। फिशिंग क्या है कि वहाँ पे कितनी भी फिश कोई भी आ जाए उसी को फंसा लो, ठीक है? स्पीयर फिशिंग क्या होती है, किसी टारगेट मछली को टारगेट करके उसको पकड़ना। तो यही होता है स्पीयर फिशिंग। और साइबर क्राइम के अंदर क्या है ना, किसी भी इंडिविजुअल को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करके उनके ऊपर साइबर अटैक करना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, साइबर फिशिंग करते बोलते हैं। फिर बात करते हैं वनाक्राई। वनाक्राई भी एक रैनसमवेयर था, मई 2017 के अंदर आया था, जहाँ पे बेसिकली कोलकाता, दिल्ली, भुवनेश्वर, पुणे और मुंबई की जितनी भी सिटीज़ हैं, वहाँ के डिवाइसेस को लॉक कर दिया गया था इस वायरस के द्वारा और बदले में पैसे मांगे जा रहे थे। ऐसे ही मीराई बॉटनेट था।
इसने भी क्या था, ARC के जितने भी प्रोसेसर वाले फ़ोन्स डिवाइसेस थे, उनको इन्फेक्ट कर दिया था और सबके सबको क्या कर दिया था, फ्रीज़ कर दिया था। सो ये थी आज की हमारी क्लास। अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। क्लास अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सुझाव सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ सुन रही हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता फ़िलहाल के लिए। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।